जनरल सडाओ से कहते हैं कि तुम एज जापानीज ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, जर्मन रूथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, इसको अपने अंदर दोनों को मिला लो और ऐसा कुछ कर दो। तो सडाओ स्माइल करता हुआ बोलता है कि आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन आपकी फॉर योर सेक एक्सीलेंसी, मतलब आपके लिए मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकता हूं। तो जनरल थोड़े से हो जाते हैं शॉक। अब यहाँ उन्होंने एक अनयूजुअल सा सेंस ऑफ ह्यूमर दिया, एक अजीब सा जोक क्रैक किया, तो उसके रिटर्न में सडाओ बोलता है ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। वो सक्सेसफुल होगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, मतलब वो थोड़ा सा डरा देते हैं जनरल को कि जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से जर्मन रूथलेसनेस आ जाए और जो वो मैंने प्रिजनर के साथ किया वही मैं आपके साथ कर दूं। तो कहीं ना कहीं जनरल के मन में एक डर बैठ गया था। तो जनरल बोलता है आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं तुम्हारे लिए कोई टेस्ट केस या एक्सपेरिमेंट केस नहीं बनना चाहता। और एकदम ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज when repeated victory brought great responsibilities। अब जब सडाओ ने पहले तो बोला कि मैं तुम्हारे आपके लिए करने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर वो बोलता है देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो जनरल को डर लगता है और वो मना कर देता है कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, और एकदम से वो थोड़ा सा वीक फील करने लगता है अपने आप में कि मतलब क्या मैं कौन से बुरी तरह के सिचुएशन में फंस चुका हूँ। एक तो इतना हो रहा है कि विक्ट्रीज मिल रही है हमें रेपिटेड, बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी मेरे ऊपर, और ये एक और कौन सा नया ड्रामा क्रिएट हो गया जिसके बीच में मैं फंस गया। आसपास सारी इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरे ऊपर, इतना कुछ करना है, वर्ल्ड वॉर का फेस चल रहा है, थोड़ी बहुत विक्ट्री भी हमें मिल रही है। अब इस बीच में ये नया ड्रामा क्रिएट होना उन्हें बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। ही वॉन्टेड टू फाइंड अ वे आउट। अभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ फेस करेंगे उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो सडाओ को बोलते हैं इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि आदमी तुम्हारे ही घर पे जो है वो तुम्हारे ही घर के सामने आके पड़ा। तो सडाओ बोलता है हाँ मुझे भी खुद यही लगता है, इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। अब वो नया प्लान बनाते हैं। तो जनरल बोलता है कि अगर इसको चुपचाप मार दिया जाए तो ही सही होगा, मतलब ना तुम्हारे ऊपर बात आएगी ना मेरे ऊपर बात आएगी और केस वहीं खत्म हो जाएगा, ना तुम उसे बिल्कुल नहीं मारोगे। अब थोड़ा सा सडाओ शॉक हो जाता है कि मारना मतलब क्या। तो जनरल बोलता है तुम मत चिंता करो, तुम नहीं मारोगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो उसको मार देगा। आई हैव माई प्राइवेट एसेसिन्स। एसेसिन्स अगर मैं एक्चुअल लैंग्वेज में बताऊं तो वो होंगे सुपारी किलर्स, जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी को मारने का, उन्हें कहते हैं एसेसिन्स। तो जनरल कहते हैं कि मेरे कुछ पर्सनल एसेसिन्स, प्राइवेट एसेसिन्स हैं, वो लोग ये काम जो है वो कर देंगे। और बोले मानो अगर मैं ऐसे 2 लोगों को आज रात तुम्हारे घर भेजूं या फिर कभी किसी भी रात तुम्हारे घर भेजूं और वो ये चुपचाप करके निकल जाएं और साथ में बॉडी भी ले जाएंगे, वो यहाँ तक बताते हैं कि बॉडी भी ले जाएंगे। यू नीड टू नो नथिंग अबाउट इट, इट इज नाउ वॉर्म। वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। वो कहते हैं कि मैं 2 लोगों को भेज दूंगा जो तुम्हारे घर आएंगे आज रात या फिर किसी भी रात, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं और तुम्हें कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में। और अभी वैसे भी काफी थोड़ा गर्म माहौल है, गर्मी जैसा हो रहा है वेदर, तो काफी नेचुरल होगा कि मतलब वो आदमी जिस कमरे में सोता है, तुमने मुझे बताया वहां, तो उसका जो पीछे वाला आउटर पार्टीशन है, मतलब वो जो पीछे की तरफ गार्डन की तरफ उस कमरे का एक पार्टीशन जो है वो खुलता है, तो तुम उसके रूम का वो पार्टीशन खुला रखना जो गार्डन की तरफ खुलता है। बहाना रहेगा कि वार्म वेदर है तो थोड़ा खुला रहेगा, अच्छा रहेगा। और उस पार्टीशन से होते हुए, मतलब गार्डन से होते हुए उस पार्टीशन के थ्रू वो 2 एसेसिन्स आएंगे तुम्हारे घर, चुपचाप उसको मार के निकल जाएंगे। वो जब नींद में रहेगा उसको मार देंगे। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। तो सडाओ अग्री कर जाते कि हाँ सर, काफी नेचुरल लगेगा ये तो। इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। तो वो बोलते हैं इनफैक्ट वो तो ऑलमोस्ट हर रात ही इतना खुला रहता है, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल है तो वो पार्टीशन तो हम खुला ही रखते हैं। तो जनरल बोलते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ फिर तो ये। वो भी जम्हाई लेते हुए, उबासी लेते लेते वो बोलते हैं कि चलो इट इज वेरी
गुड। तो इतनी बात तो करते करते जो जनरल थे वो काफी थक जाते हैं, तो वो ऐसे उबासी लेते लेते सडाओ को बोलते हैं कि चलो बहुत अच्छा है। फिर वो बोलते हैं कि वो इतने केपेबल एसेसिन्स हैं, मतलब वो इतने स्किल्ड हैं कि वो कोई आवाज नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन्हें इनवर्ड ब्लीडिंग की भी ट्रिक आती है, मतलब वो ऐसे मार के जाएंगे कि खून जो है वो बॉडी के बाहर भी नहीं आएगा। वो इस तरह के ट्रिक्स जानते हैं जिससे बॉडी जो है वो इंटरनली ब्लीड करने लग जाए, और इनवर्ड ब्लीडिंग के थ्रू वो इंसान अपने आप ही मर जाएगा। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव दैट देम रिमूव द बॉडी, बोले अगर तुम बोलो तो मैं उन्हें बोल दूंगा तो वो बॉडी तक उठा के ले जाएंगे, तुम्हें उसकी भी टेंशन नहीं लेनी होगी। तो सडाओ बोलता है कि सर परहैप्स दैट वुड बी बेस्ट, ये तो बेस्ट होगा, अगर बॉडी भी रहेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो बोले एक्सीलेंसी ये जो है वो बेस्ट रहेगा। और वो जब जनरल उनको ये सारी बातें बता रहे थे तो वो हैना के बारे में सोच रहे थे, और उन्हें थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो अब एटलीस्ट मेरी वाइफ जो है वो इस पूरे जो भी नॉनसेंस या इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाएगी, छूट जाएगी, अब उसे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हैना के बारे में सोचते सोचते वो ये भी बोलते हैं डॉक्टर सडाओ जनरल को कि सर ये भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर बॉडी रहती तो भी हैना घबरा जाती। और फिर वो जनरल के पास से उनको ग्रीट करके और उनसे विदा लेके अपने घर आते हैं, और जो जनरल का प्लान था वही उनके दिमाग में जो है वो बार बार चल रहा था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब वो सोचता है, बोले चलो ये अच्छा हुआ, इस तरह से सारी जो बकवास है रामायण जो है सब मेरे हाथों से निकल जाएगी और मुझे इस लफड़े में बिल्कुल भी फंसना नहीं पड़ेगा। अब एक चीज और रहती है कि अगर हैना को इस बारे में बताएंगे तो वो बहुत बुरी डर जाएगी, तो वो सोचते हैं कि हैना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को ऑब्वियसली कोई भी लेडी अपने घर में ऐसा कोई आ रहा है घर में करके सोच के वो वैसे ही डर जाएगी, और जिस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हो वहां तो वो लेडी और ही ज्यादा डर जाएगी। तो सडाओ सोचते हैं कि हैना को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ऐसे एसेसिन्स का घर में आना शायद शी वुड गेट टिमिड, वो डर जाएगी, वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी इस बारे में सुन के। एंड येट सर्टनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज। लेकिन ये वो चीज है ना, अपने परिवार के बारे में सोचेगी, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि जिस कंडीशन में अभी जापान था, वॉर वाली कंडीशन में, उस कंडीशन में वहां ऐसे पर्सनल असैसिन्स का होना एक नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शी बीइंग द लेडी एंड दैट टू द मदर ऑफ 2 किड्स, उसके लिए उस चीज को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो थोड़ी सी डर सकती थी। How else could rulers deal with those who opposed them? अब उनके माइंड में यही चल रहा था कि जापान जिस कंडीशन में अभी था वॉर वाली स्थिति में, उस स्थिति में ऐसे एसेसिन्स का होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर ऐसे एसेसिन्स नहीं होंगे तो जो लोग रूलर को अपोज करते हैं, जो लोग किंग को अपोज करेंगे, उन लोगों को खत्म कैसे किया जाएगा? आपको क्या लगता है साउथ कोरिया में किम जोंग उनको कोई अपोज नहीं करता होगा? डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन उसके अपने इतने प्राइवेट एसेसिन्स होंगे कि जो भी ऑपोजिशन में जाता होगा वो इंसान कब कहाँ गायब हो गया किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता होगा, इतनी बुरी तरह से उसे मार के और गायब करवा दिया जाता होगा। तो ये सारा जो थॉट था वो सडाओ के माइंड में चल रहा था, और वो थोड़ा सा रिलैक्स भी था कि चलो अब इस सारे मैटर से जो है वो पीछा छूट जाएगा। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो आई नो ये बहुत लंबा सा और बोरिंग सा चैप्टर है, बट एनी हाउ वी हैव टू कंटिन्यू इट, वी हैव बीन कंटिन्यूइंग इट सिंस वीक्स, और अभी भी ये चैप्टर वी कुड से 30% बचा है। वी हैव कंप्लीटेड 70% ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड टिल द पॉइंट वेयर सडाओ जो है वो जनरल के पास होकर आ गए थे, और उन्होंने पूरी जो स्थिति थी वो जनरल को समझा दी थी कि कैसे वो एनिमी उनके घर तक पहुंचा, कैसे उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, उसकी जान बचाई। अब आगे उसका क्या करना है वो सारा जो है वो जनरल को सोचना था। तो जनरल ने एक आइडिया दे दिया था कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, जिसको मैंने आपको हिंदी में मतलब समझाया था, जो सुपारी किलर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं। तो जनरल एक आइडिया देते हैं कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स को तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम पीछे वाला दरवाजा खुला रखना,
तो वो लोग उसको मार के और तुम चाहो तो डेड बॉडी भी बाहर अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी। क्योंकि अगर सडाव को कुछ होता तो जनरल को डर था कि डॉक्टर सडाव को कुछ हो गया और जनरल की तबीयत बिगड़ गई तो उनको कौन ठीक करेगा, तो वो सेल्फिश हो गए थे अपने लिए। तो अब सडाव को था कि चलो ठीक है, अब सारा जो ही है सब जनरल के मत थे, अब वो रिलैक्स हो गए। लेकिन ये बात उन्होंने हैना को घर आकर नहीं बताई, क्योंकि बीइंग द फीमेल फिगर ऑफ द हाउस, बीइंग द मदर ऑफ दोज 2 किड्स, वो डर जाती। एक घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में किलर्स का आना, एक आदमी को मार के ले जाना, वो लेडी डर जाती। इसीलिए डॉक्टर सडाव ने अपनी वाइफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब वो जैसे तैसे अपने माइंड सेट करके उस एनिमी के रूम तक जाते हैं देखने, मतलब ऐसे ही बस एक जनरल सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, देखने के लिए वो पीछे वाला पीछे वाला दरवाजा जो खुला रखना था वो खुला है भी या नहीं। तो वो जैसे ही उस एनिमी के या फिर उस यंग मैन के रूम में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी, वो लड़का अपने बेड पर नहीं है, वो अपने बेड से उठा हुआ है और वो जो पीछे का गार्डन है, जो गार्डन की तरफ जो खुलता है एरिया, वो उसमें जाने की कोशिश कर ही रहा होता है। इतने में सडाव जाके एकदम से पूछते क्या कर रहे हो, ये तुम्हें खड़े होकर बाहर निकलने की या रूम से बाहर जाने की परमिशन किसने दी? तो वो एकदम से थोड़ा सा स्टिफ होके वो एनिमी बोलता है कि मैं किसी की परमिशन का वेट करने की आदत नहीं है मुझे, आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशंस, मैं किसी की परमिशन की वेट नहीं करता कभी भी। और आई फील प्रिटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। तो वो बोलता है कि वैसे अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बताओ कि ये जो इस साइड पे मेरी मसल्स हैं वो इतनी स्टिफ क्यों फील हो रही है, वो हमेशा ऐसी ही फील होंगी क्या? इस साइड मतलब उस साइड पे जहां उसको गोली लगी थी। तो वो डॉक्टर सडाव से पूछता है, पहले उनको बोलता है कि मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूं अभी, और वो फिर वो मसल्स के बारे में पूछता है। तो सडाव एकदम से इंक्वायर करता है, अच्छा स्टिफ फील हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल जाता है। अब जैसे ही उस पेशेंट, अब वो सडाव डॉक्टर सडाव बन जाता है और उस पेशेंट ने बोल दिया कि मेरी मसल्स मुझे स्टिफ फील हो रही है, मुझे थोड़ी सी कड़क सी फील हो रही है, तो वो सब चीजें भूल जाता है कि वो एनिमी है या फिर उसको मारने का प्लान करके वो अभी आया है, और सब कुछ भूल के और वो उसकी वापस देखने, उसको देखभाल करने लग जाता है, उसकी मसल और उसकी इंजरी को देखने लगता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट इट, ही मर्मर्ड, ही लिफ्टेड। तो सडाव जो है वो कुछ अपने आप, पहले ही हमने देखा है कि उनकी आदत होती है वो अपने आप से ही बात करते हैं पेशेंट और उसकी इंजरी के बारे में। तो बोलते हैं अच्छा शायद मैंने कुछ स्टिफ कर दिया होगा। फिर वो उसके आदमी की शर्ट का कॉर्नर उठा के और उसकी इंजरी को ध्यान से देखते हैं। वो उसका शर्ट उठा के साइड से थोड़ा सा उसका एज को, कॉर्नर को लिफ्ट करके, वो जो स्कार होता है, वो जो निशान होता है, उस निशान को वहां पर देखकर बोलते हैं कि मसाज में डू इट इफ एक्सरसाइज डज नॉट। वो कहते हैं कि अगर एक्सरसाइज से कोई बात नहीं बनी तो थोड़ी बहुत मसाज करेंगे तो उससे अपने आप हो जाएगा। तो यंग मैन बोलता है, वो आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है, इट वॉन्ट बॉदर मी मच, मुझे इतना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिज यंग फेस वॉज गॉन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बर्ड। Say doctor, I've got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. तो वो उसका जो लड़के का, उस आदमी का चेहरा जो था वो ब्लॉन्ड बियर्ड में, ऐसी सुनहरी सी बियर्ड में एक अजीब सा अपने आप में एक स्ट्रेंथ लिए हुए था, अपने आप में एक लाइवलीनेस लिए हुए था। तो वो सडाव को बोलता है कि डॉक्टर मुझे आपसे कुछ कहना था, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं आप जैसे जैप मतलब जापानीज को वो शॉर्ट फॉर्म में जैप बोल रहा था, अगर मैं आपको ऐसे आपसे से जैप से अगर मैं नहीं मिला होता तो मैं आज शायद जिंदा नहीं होता। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आप जैसे जापानीज से अगर नहीं मिला होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। सडाव बस उसके सामने बो कर देते हैं, झुक देते हैं, जैसे जापानीज ट्रेडिशन होते हैं ना बो करके ग्रीट करने के, वो कुछ नहीं बोल पाते, वो बस ऐसे ही बो करते हैं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेर वाइट एट द नकल्स। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू एंड देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और वो आदमी जो है वो अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से चेयर पकड़ने की सहारे से पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा था। तो उसके जो नकल्स होते हैं, नकल्स जब हम लोग उंगलियों को मोड़ते हैं
तो जो पॉइंट्स होते हैं जॉइंट वाले उन्हें कहा जाता है नकल्स। तो उसके नकल्स जो थे वो पूरे वाइटिश हो रहे थे। तो उससे पता चल रहा था कि वो आदमी जैसी स्थिति में आया था उससे थोड़ा सा रिकवर होने लगा था। तो वो उस चेयर को पकड़ते पकड़ते सहारे से चलते चलते डॉक्टर को, सडाओ को बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर सारे जैप्स मतलब सारे जापानीज अगर आपके जैसे होते तो कहीं भी कोई भी वॉर या फिर कहीं भी कोई भी युद्ध की संभावना नहीं होती। तो अब सडाओ ने बहुत ही डिफिकल्टी के साथ कहा परहैप्स, मतलब शायद। फिर वो बोलते हैं अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस बेड पर चले जाना चाहिए, मतलब तुम्हें वापस लेट जाना चाहिए। अब सडाओ ने बड़ी ही मुश्किल से उनके मुंह से शब्द निकले, क्योंकि वो आदमी उनकी तारीफ कर रहा है कि आप मुझे मिले, आपने मुझे बचाया, आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, सब आप जैसे हो जाएं तो युद्ध ना हो। और थोड़ी ही देर पहले सडाओ उसी आदमी को मारने के, उसी के असैसिनेशन का प्लान करके आया है और वही आदमी उनकी तारीफ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सडाओ के मन में एक अपने आप में गिल्ट आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसके मारने की प्लानिंग करके आया हूँ और ये मुझे थैंक यू बोल रहा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। तो वो सडाओ उसको बोलते कि अब तुम्हारा वापस आराम करने का समय हो गया, अब तुम्हें वापस आराम करना चाहिए। और वो उस लड़के की मदद करते हैं, उसको बेड पे दोबारा लेटाते हैं, वो करते हैं मतलब झुक के उसको दोबारा गुड नाइट विश करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उस रात सडाओ को बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं आई। ही स्लेप्ट वेरी बैडली। बार बार वो जाग रहे थे। टाइम एंड अगेन ही वोक thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden. वो बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें पता था ना कि उस रात कुछ होने वाला है, तो वो बार बार वो जाग रहे थे, उनकी नींद खुल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कहीं किसी के चलने की आवाज आई या फुटस्टेप्स की आवाज आई, या फिर उन्होंने कहीं कोई मतलब ब्रांच टूटने की या फिर कहीं पेड़ की कोई टहनी टूटने की आवाज है, या फिर गार्डन में कोई पत्थर डिस्प्लेस होने की। ऐसा लग रहा था कि एज इफ कोई आ रहा है। हर बार उन्हें ऐसी आवाजें आ रही थी, ऐसा कोई आवाज जैसे कोई आदमी किसी बहुत ही भारी चीज को, सामान को उठाकर लेकर जा रहे हों। तो उन्हें बार बार ऐसे ही लग रहा था कि एसेसिन्स आ गए, उस आदमी को मार के, उस लड़के को मार के ले गए हैं। और वो उस रात पूरी तरह से वो परेशान हुए और वो रात भर सो नहीं पाए। उन्हें तरह तरह की आवाजें आने लगी। अगले दिन सुबह उन्होंने, अब रात भर जैसे तैसे निकल गई, सोते जागते। अगले दिन सुबह नॉर्मली होता था कि हैना जाती थी उस एनिमी के रूम में उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ बहाना बनाया, एक्सक्यूज बनाया और हैना को उन्होंने मना कर दिया कि मैं पहले एनिमी के रूम में जाऊंगा। वो सोच रहे थे कि अगर वो खोल के देखते हैं कि वहां पर वो एनिमी नहीं होगा तो वो सीधे सिंपली आके हैना को बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी तक उन्होंने बताया नहीं था, उन्हें पता था वो डर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस एनिमी के रूम का डोर ओपन करते से ही वो बेड पे देखते हैं और उस बेड पे, उस पिलो पे वापस से वही शैगी सा ब्लॉन्ड सा हेड था, वही बुरे बाल वाला, बेतरतीब बने हुए बाल वाला वो हेड था। और वो उन्हें आराम से शांति से सोते हुए उस स्ट्रेंजर की ब्रीद की आवाज आ रही थी, मतलब शांति से सो रहा है वो आराम से, उसे किसी बात का उसे कुछ पता ही नहीं है ना, तो उसे कहाँ से किसी चीज का अंदाजा होगा। वो आराम से सोते हुए उसको देखते हैं और वो चुपचाप गेट वापस बंद करके आ जाते हैं और जाके हैना को बोलते हैं कि वो सो रहा है। और इतने शांति और आराम से सोने के लायक स्थिति में तो वो अब आ चुका है, मतलब वो काफी हद तक अब ठीक हो चुका है। तो हैना फिर पूछती है What shall we do with him? हम क्या करेंगे इसके साथ में। बार बार वो हर बार एक ही चीज बोले जा रही थी। वो फिर पूछती है कि हम इसका क्या करेंगे। तो सडाओ सिर्फ हैना को ये बोल के दिलासा देके चले जाते हैं कि मैं 1-2 दिन में सोचता हूँ कि इसका क्या करना है। वो एक कंफर्ट दे जाते हैं हैना को, प्रॉमिस दे जाते हैं कि मैं सोचता हूँ इसका 1-2 दिन में क्या करना है। लेकिन सर्टनली उन्हें लगा कि चलो आज ही मैं जनरल से बात करके आया था, कल ही और कल की रात ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज की सेकेंड नाइट जो होगी वो नाइट होगी जिस दिन वो उसको मार के ले जाएंगे। There rose a wind that night. उस रात को बहुत तेज हवा चल रही थी और उन्हें आवाजें आ रही थी विस्लिंग पार्टीशंस, मतलब जो पार्टीशंस लगे हुए थे उन वुडन पार्टीशंस के हिलने की और कहीं पेड़ों के पत्तों की, और उन्हें बहुत सारी आवाजें उस दिन आ रही थी क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी उस दिन। तो हैना भी जाग जाती है रात में और पूछती है ought we not to go and close the sick man's partition। वो बोलती है कि हम एक काम करते हैं ना,
इतनी तेज हवा चल रही है, उस आदमी के कमरे का वो जो पार्टीशन जो पीछे की तरफ गार्डन की तरफ खुलता है वो जाके हम बंद कराते हैं। अब उसको बंद कैसे करे, वही तो रास्ता था जिसके थ्रू उन किलर्स को आना था और उस आदमी को मार के ले जाना था, और सडाओ को ये चीज पता थी। तो सडाओ हैना को मना कर देते हैं ये बोलते हुए कि अब वो आदमी इतना अपने आप में सक्षम है, अब वो चल फिर सकता है, वो खुद अपना दरवाजा उठ के जो है बंद कर सकता है, तो अब हमें इतना उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। और ये बोल के वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह वो फिर उसके रूम में जाते हैं, वो फिर वहीं रहता है। मतलब वो रात भी वो रात नहीं थी जिस रात को जनरल ने उसे मारना था, वो फिर नहीं माना। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। फिर सडाओ को लगा कि चलो आज तीसरा दिन है, आज तीसरी रात है, आज उसको मार देंगे। विंड जो थी हल्की सी बारिश में चेंज हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हल्की हल्की सी फुहारे बरसने लगी थी, बारिश होने लगी थी, मौसम थोड़ा सा और ज्यादा ठंडा होने लगा था। लेकिन सडाओ को लगा चलो आज उसको मार देंगे। उन्हें आवाजें आ रही थी, साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। उन्हें जो छोटी छोटी पानी की और बूंदों की और इन सब की आवाज आ रही थी। उस दिन सडाओ थोड़ा और शांति से सोया, उसे लगा कि कुछ आज रात तो डेफिनेटली कुछ हो जाएगा, और वो शांति से सोने ही लगा था और एकदम से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो जाग जाते हैं और हैना भी जाग जाती है। और हैना के पास में वो जो उनका जो छोटा वाला बच्चा सोया हुआ था 3-4 महीने वाला, वो भी उठ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वेल मीन्स जोर जोर से रोना, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। तो हैना एकदम से पूछती है ये क्या है, मैं जाके देख कर आती हूँ। लेकिन सडाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको मना कर दिया, उसको जाने नहीं दिया कि मत जाओ। सडाओ वो बोलती वो पूछती है सडाओ को कि तुमको हुआ क्या है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हुआ है। तो सडाओ उसको बोलता है मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस। सडाओ के चेहरे पे ये डर था, उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी उसको मार रहे हो, हैना जाके देख ले तो वो डर जाएगी। तो सडाओ के चेहरे का जो डर था वो हैना को समझ आया, एंड हिज टेरर इन्फेक्टेड हर। सडाओ का जो चेहरे का डर था उसने हैना को भी इन्फेक्ट किया। इनफेक्ट मतलब वो हैना तक भी पहुंचा, और वो देखती रही कि आज सडाओ को इतना डर किस बात का लग रहा है। वो खड़ी रही सोचती, वो वहीं साइलेंटली खड़ी रही कि वो कुछ बोलेगा मुझे, कुछ बताएगा मुझे, लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं बोला और हैना को सिर्फ इतना कहा कि तुम चुपचाप यहाँ पर सो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और वो दोनों अपने बच्चे को चुप कराते हुए उसे भी सुलाने लगे और वो दोनों भी सो गए। So I hope you must have understood this much. Rest will continue in our next class. Thank you. Good afternoon, dear students. We were continuing with the chapter The Enemy, and before I start with the chapter, I would like to give you a good news to you. Definitely it would be a good news that today is the second last day when we are dealing with this chapter. On Monday we'll complete the chapter anyhow, that's for sure. I know it's getting boring now, we are continuing the same chapter since so long, but now finally on Monday we would be finishing it up. So let's get back to the chapter. हम पढ़ चुके थे कि 2-3 रातें बीत चुकी थी, लेकिन जनरल ने उस एनिमी को मारने के लिए असैसिन्स नहीं भेजे थे। सडाओ भी ठीक से सो नहीं पा रहे थे, उन्हें हर दिन सुबह लगता कि आज जाके देखूं वो एनिमी वहां नहीं होगा, आज जाके देखूं वो एनिमी वहां नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता और वो उन्हें दोबारा वहीं मिलता था। दैट नाइट both the husband wife heard some crashing sound and Henna was just about to get up and go to see what was that, and Sadao stopped her. उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लिया और उसे जाने नहीं दिया, और उनके चेहरे पर जो डर था वो हैना को समझ में आया, और वो चुपचाप खड़ी थी इस उम्मीद में कि हैना सडाओ से कुछ बताएंगे, लेकिन उसे कुछ बताते नहीं और दोनों दोबारा सो जाते हैं। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. उन्हें लगा, सडाओ को लगा कि आज की तो वो रात है फाइनली जब वो असैसिन्स आए होंगे और उसको मार के चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने जब गेस्ट रूम का दरवाजा खोला तो वो आदमी वहीं था, वो लड़का वहीं था, वो वहीं उस रूम में ही था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, मतलब वो बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, और ऑलरेडी वो नहा चुका था, अपने पैरों पर खड़ा था। एक दिन पहले उसने रेजर मांगी थी, मतलब उसने ब्लेड मांगी थी, तो उसने शेविंग करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उसकी ब्लॉन्ड गोल्डन कलर की, तो उसने एक दिन पहले शेव करने के लिए रेजर मांगी थी, तो वो शेव करके और बिल्कुल व्यवस्थित जो है वो तैयार होके उस दिन
खड़ा था और बहुत खुश लग रहा था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा था एज कम्पेयर टू जैसा वो आया था। एंड देयर वाज अ फेंट कलर ऑन हिज चीक्स, उसके चीक्स पर भी थोड़ा थोड़ा कलर दिखाई दे रहा था, मतलब अब वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा था। और वो खुशी से एकदम जॉयसली बोलता है सडाओ को, आई एम वेल नाउ। सडाओ जो है अपना किमोनो निकालते हैं और उसके आसपास कवर अप करते हैं, और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बस अब बहुत हुआ, अब वो एक और रात का वेट नहीं करेंगे। अब उन्होंने इतने वक्त तक जनरल का वेट किया, एक और रात वेट करना, एक और रात टेंशन लेना, ये सोचना कि अगले दिन वो नहीं होगा, रात भर सो नहीं पाना, फैमिली का टेंशन, बस अब उनसे अब ये नहीं होगा। नॉट बिकॉज वो उस स्ट्रेंजर की या उस एनिमी की लाइफ की केयर करते थे, लेकिन दैट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वो प्रेशर, वो टेंशन, ये सारी चीजें इतना प्रेशर, इतना टेंशन की वर्थ नहीं थी, वो इस लायक नहीं थी कि उनके लिए इतना प्रेशर या टेंशन लिया जाए। तो फाइनली अब सडाओ ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अब कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो अब इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन बेवजह की बियर नहीं करना चाहते थे। तो जब उस स्ट्रेंजर ने कहा, वो भी बिल्कुल खुशी खुशी कहा, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा था, तो उसने खुशी खुशी कहा आई एम वेल। तो सडाओ बोलते हैं हाँ यू आर वेल नाउ।